राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की सेकंड बुक मंदाकिनी और मंदाकिनी का 5वां पाठ, और वो आपके यानी संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 में निर्धारित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और 5वां पाठ का नाम है भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, और ये परमहंस योगानंद द्वारा लिखित है। इस पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में, उनके परिचय, उनका समर्पण और उनका जो भारत के प्रति योगदान है, विज्ञान के प्रति जो योगदान है, उसका वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा पाठ का केंद्रीय भाव हम पढ़ेंगे। पाठ के बीच में कौन कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं वो पढ़ेंगे, और इसके पश्चात बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न जो बनते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स का निर्माण किया गया है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग, जो 9610208295 पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है। अब बात यहाँ ये बनती है कि ये सत्र जो है, इस सत्र में आपको ऑनलाइन ही अधिकतर पढ़ना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी अपील करते हैं कि हमें प्रश्नोत्तर भेजे जाए, वो भेजे जाए, लेकिन पहली बात होती है कि हमें उस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो अभी हमारे ये पाठ चल रहे हैं, ये पाठ पढ़ें। जो ही आपके मंदाकिनी के पाठ यानी सरयू के पाठ पूरे हो गए, आपकी सरयू थी, सरयू के पूरे हो गए, उसके बाद आपके काव्य पूरा हो गया, आधुनिक काल जो आपके है वो पूरा हो गया। अब मंदाकिनी चल रही है, मंदाकिनी के 2-3 पाठ है, ये पूरे होते ही आपके लिए जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उन सभी का वीडियोज भी जारी किया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को, साहित्य क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और अधिकाधिक इससे जुड़ें, ताकि हम बहुत आगे जाकर के बहुत अच्छा अध्ययन कर सकें और आपके लिए यह सत्र आपको ऐसा ना लगे कि हमारा कोर्स या पाठ्यक्रम नहीं हुआ है। इस चैनल की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि पाठ जो है वो लगातार, और ऐसा नहीं कि एक पाठ छोड़ के 2 पाठ छोड़ के, नहीं, लगातार जिस प्रकार कक्षाओं में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार आपको अध्यापन करवाया जा रहा है। आप कमी यह है कि आप समर्पित होकर के इन पाठों को देखें। तो आइए चलते हैं इस पाठ पर और देखते हैं कि क्या हम पढ़ते हैं भारत के महान वैज्ञानिक के बारे में, कौन कौन से इसके प्रश्न बनते हैं, बोर्ड के लिए कौन से प्रश्न आएंगे, इस प्रकार अध्ययन करते हैं। चलिए चलते हैं पाठ पर। देखिए, सबसे पहले भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, परमहंस योगानंद का लिखा हुआ। अब लेखक परिचय देखिए। लेखक परिचय वैसे आपके इनमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये। भविष्य में जब आप साहित्य का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपका अध्ययन जो है यहीं तो रुकने वाला है नहीं, तो आप साहित्य के लिए आगे पढ़ेंगे तो आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। देवात्मा हिमालय सृष्टि के प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्व जिज्ञासा तथा प्रेरणा का केंद्र रहा है। जहां देवता इसकी प्राकृतिक सुषमा और वैभव से अभिभूत होकर हिमालय की वादियों में रमण करते हैं, जहां चक्रवर्ती सम्राट, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सामान्य जन जिस हिमालय को मोक्ष की कामना से लालायित होकर अपना सर्वस्व अर्पित करते आए हों, उसी हिमालय से सटा हुआ नगर है गोरखपुर। देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है इन्होंने। यानी इसी प्रकार हमें भी कोई लेखक परिचय लिखना होता है तो उससे पहले बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। यानी हिमालय के बारे में, हिमालय की प्रशंसा करते हुए फिर उसी हिमालय से सटा हुआ एक नगर है गोरखपुर, जिसमें एक बंगाली परिवार में भगवती चरण घोष के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ था, और माता पिता की आध्यात्मिक वृत्ति होने के कारण बालक के घर का नाम मुकुंद था। ये परमहंस योगानंद है, इनके घर का नाम क्या था? मुकुंद था। और मुकुंद का झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। इस अध्यात्मिक वृत्ति के समन हेतु मुकुंद उस समय के प्रख्यात संतों, सन्यासियों से मिलता रहा, और इसी क्रम में मुकुंद की भेंट युक्तेश्वर गिरिजी महाराज से हुई। अब इनके गुरु कौन हो गए? गिरिजी महाराज से हो गई।
और युक्तेश्वर गिरि जी के कठोर अनुशासन, संयम और स्नेह की मुकुंद में योगानंद का दिव्य रूप साकार होने लगा। अर्थात मुकुंद से वो योगानंद बनने लगे और अध्यात्म के साथ मुकुंद ने प्रारंभिक व उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। अपने अपने स्वभाव की इच्छा अनुसार 1914 में संन्यास ग्रहण कर लिया, सन्यासी हो गए। और सन 1920 में मुकुंद है वो अमेरिका के बोस्टन में आयोजित धर्म की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि बनकर चले गए। अब देखिए, जिस प्रकार विवेकानंद ने अपने संपूर्ण भारत का, अर्थात एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था शिकागो में, उस धार्मिक सम्मेलन का हमारे जैसे विवेकानंद ने किया था, उसी प्रकार योगानंद ने, परमहंस योगानंद ने भी अमेरिका के बोस्टन में जो धर्म सभा आयोजित हुई थी, उस धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि बनकर के भारत की विशेषता बताने के लिए, भारत के बारे में उन लोगों को बताने के लिए वो वहां गए थे। और अमेरिका एक प्रकार से उनका घर बन गया था। यानी वहां पर इन्होंने उनका जो प्रवचन था परमहंस योगानंद का, इतना सटीक, इतना अच्छा था कि फिर वहीं रहने लग गए, यानी वहीं उनका आना जाना हो गया। करीब 5 वर्ष पश्चात योगानंद ने आत्मानुभूति मुख्यालय के साथ फेलोशिप की स्थापना कर अध्यात्म को जनोन्मुखी बनाया। अध्यात्म को जनोन्मुखी बनाने का अर्थ है कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म की ओर अग्रसर करने हेतु प्रेरित करने लगे। गुरु से प्राप्त क्रियायोग की दीक्षा जिज्ञासु जनों को दी। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें योगिक कथामृत विश्व की बहुचर्चित और सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में से एक है। इनकी एक पुस्तक है योगिक कथामृत, जो एक आत्मकथा है, बहुत ही अध्यात्म को स्थापित करने वाली बहुत ही सुंदर रचना है। गुरु से और 7 मार्च 1952 के योगानंद का आध्यात्मिक दय समुच्च विश्व तथा विज्ञान के लिए आश्चर्य तथा चर्चा का विषय रहा। 7 मार्च 1952 को ही इनका देश में नहीं बल्कि विदेश में भी कई श्रेष्ठ महानुभावों से घनिष्ठ संपर्क रहा है। देश में नहीं, यानी विदेशों में भी इनके शिष्य रहे हैं और वो इनसे प्रेरणा लेते रहे हैं, जिनमें भारतीय महापुरुषों में महात्मा गांधी, जगदीश चंद्र बोस और विश्व कवि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर प्रमुख थे। इनका इन्होंने संपर्क था इनसे और इनसे प्रभावित भी थे। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ में क्या पढ़ेंगे कि भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस परमहंस योगानंद की आत्मकथा योगी कथामृत से लिया गया अंश है। इसमें जो ये पाठ है योगी कथामृत अंश उनकी पुस्तक है, उसी में इनका सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में लिखा हुआ है। अध्यात्म भाव से प्रेरित मुकुंद जिज्ञासावश जगदीश चंद्र बोस से साक्षात्कार करते हैं, मतलब उनसे मिलते हैं। उनके ऋषि तुल्य वैज्ञानिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी प्रयोगशाला के उद्घाटन अवसर तथा बाद में मिलते हैं, उद्घाटन अवसर पर जाते हैं, वहां बाद में भी मिलते हैं। दोनों की घनिष्ठता आत्मा के स्तर तक पहुंच जाती है। दोनों इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि एक दूसरे की आत्मा जो है वो एक दूसरे को स्नेह के लिए आवासित होने लगती है। बोस ने प्रयोगशाला में फार्न के पौधे तथा टिन के धातु में क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है। सबसे पहले उस समय की बात है ये, यानी जिस समय विज्ञान है वो एक शैशवावस्था में था, उस समय उन्होंने ये कहा था कि पौधों में भी जीवन होता है। उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त होता है। जिस प्रकार मानव में भावना होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती है। यहां तक कि टिन के धातु के पत्र में संवेदना का संचार होता है। जगदीश चंद्र बोस के समष्टि मूलक उदात्त विचार, जड़ चेतन के प्रति एकात्म भाव, जड़ चेतन के प्रति अर्थात प्रकृति के प्रति, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति अपना सद्भाव रखना, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, उनसे प्रेम रखना, उनके प्रति समर्पण का भाव रखना, ये जगदीश चंद्र बोस में देखा जा सकता था। वर्तमान विश्व के परस्पर तुल्य जीवन में स्नेह और सरसता का संचार करेगी और यही इससे आत्मकथा का मूल स्वर। आत्मकथा का मूल स्वर क्या है? अब अभी जो वर्तमान में जो विश्व व्यवस्था है उसमें व्यक्ति है वो पत्थर दिल होने लग गया है, अर्थात परस्पर दिल यानी पत्थर दिल होने लग गया है। उसमें प्रकृति के प्रति संवेदना नहीं है, प्रकृति के प्रति झुकाव नहीं है। तो उससे झुकाव को व्यक्त करने के लिए ही इस पाठ को लिया गया है और यही इसका उद्देश्य है। आइए चलते हैं इसके मूल पाठ पर।
जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। मार्कोनी से पहले इन्होंने वायरलेस का आविष्कार कर लिया। यह उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया। प्राध्यापक थे, वहां पर लेक्चरर थे, और लेक्चरर है वो आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार तो मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। तब योगानंद कहते हैं कि मैंने जब उनकी बातें सुनी तो बातें सुनकर के मैं उनके पास जाकर के खड़ा हुआ। यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति के अभिमान की थी तो मुझे खेद है। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में प्रमुख रूप से भूमिका निभा सकता है। भारत जो है अध्यात्म में ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत का अहम योगदान है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं सर? प्राध्यापक महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया कि आप क्या कहना चाहते हैं। वायरलेस कोहिरर और विद्युत तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया था। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले बोस ने इसका आविष्कार किया था, परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। जैसे मान लो अगर कोई देश किसी भी उपकरण का या किसी भी कोई वैज्ञानिक खोज करता है तो वो अपना पेटेंट बना लेता है उसके प्रति, और उससे जो भी आय होती है वो उसी देश को जाती है या उसी फर्म विशेष को जाती है। लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने यह आविष्कार करके भी उन्होंने कोई लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजैव से जैव की ओर मोड़ दिया, अर्थात ये आविष्कार किया और फिर अजैव जगत से जैव जगत की ओर चले गए। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक विज्ञानी के रूप में किए गए मौलिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में यानी उनके जो क्रांतिकारी आविष्कार है वो भौतिक विज्ञानी के रूप में, एक भौतिक विज्ञान के रूप में उन्होंने जो आविष्कार किए वो और भी ज्यादा बढ़कर है। मेरे ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्राध्यापक महाशय का मैंने विनम्रता पूर्वक धन्यवाद किया। यानी जो वहां पर जो लेक्चरर बातें करे तो उनमें से एक ने मुझे समझाया कि सर जगदीश चंद्र बोस है वो कितने महान है, उनका जो आविष्कार है, उनका जो ज्ञान है वो कितना पहुंचा हुआ है। तो मैंने विनम्रता पूर्वक धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे सहायक हैं, सहाध्यापक है। ये जो महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस है। दूसरे दिन में ऋषि तुल्य महान ज्ञानवेता से मिलने उनके घर गया जो मेरे घर के पास ही था। अब लेखक कहता है, लेखक क्या, जो विद्वान होते हैं वो किसी विद्वान के बारे में जब सुनते हैं तो वो उनसे मिलने की इच्छा उनकी होती है। ये भारत की हमेशा से परंपरा रही है और ऐसा ही योगानंद जी के साथ हुआ। लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धाभाव रखता आ रहा था। गंभीर, प्रशांत, एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्रज्ञ ने शिष्टतापूर्वक मेरा स्वागत किया। उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, यानी लगभग 55 वर्ष के थे वे। अब उनका वेश कैसा था? घने केश, विस्तीर्ण ललाट यानी बड़ा ललाट, स्वप्निल नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे, अर्थात उनकी आंखों में जो साकार सपने हैं वो जीवित सपने, सजीव सपने दिखाई दे रहे थे। विस्तीर्ण ललाट था, घने केश थे, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। शरीर बहुत ही सुगठित था। बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण उनके शुरू से वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। जब वो बोलते थे, अर्थात जो व्यक्ति महान होता है, अर्थात जो व्यक्ति विद्वान होते हैं, उनकी बोली से ही पता चल जाता है, उनकी भाषा से पता चल जाता है कि क्या वास्तव में उनमें कौन से गुण हैं। पश्चिम की वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं से भाग लेकर मैं हाल ही में वापस आया हूं। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता दर्शाने वाले उपकरणों में उनके सदस्यों ने गहरी रुचियां दिखाई। बोस क्रिस्कोग्राफ जिसको कहते हैं, बोस क्रिस्कोग्राफ की परिवर्धन शक्ति 1 करोड़ गुना है। उन्होंने कहा कि मेरा जो क्रिस्कोग्राफ है इसकी जो परिवर्धन शक्ति है वो 1 करोड़ गुना है। माइक्रोस्कोप तो केवल कुछ सहस्त्र गुना ही परिवर्तन करता है। माइक्रोस्कोप यानी छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के जो यंत्र होते हैं वो तो कुछ गुना ही परिवर्तन करता है, लेकिन मेरा जो है करोड़ों ज्यादा है उससे। फिर भी उसने जीवन विज्ञान को तीव्र गति प्रदान की। जीव विज्ञान के में प्राण फूंक दिए। क्रिस्कोग्राफ अगणित मार्ग खोलता है। सर, आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगनबद्ध
होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने उनसे कहा कि आपने विज्ञान के प्रति बहुत अधिक काम किया है और मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। प्रयोगों के आधार पर ही किसी भी सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है। पाश्चात्य पद्धति जो है किसी चीज की जांच करने के लिए कोई उपकरण बनता है वो कितनी सराहनीय है। यह है प्रयोग मूलक कार्य पद्धति मुझे अपने पौर्वात्य विरासत में मिली, पौर्वात्य प्रवृत्ति क्षेत्रों में आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई। इन दोनों की युति ने मुझे दीर्घ काल से एक अबोल रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया। अर्थात जब मैं प्रकृति के साथ रहा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रकृति मौन नहीं है, प्रकृति स्वयं बोलती है। सारे भेद खोल देने वाले मेरे क्रिस्कोग्राफ के रेखा चित्र प्रमाण है संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कि पेड़ पौधों में संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त भी होता है। सर जगदीश चंद्र बोस कहते हैं, उनके बीच में बातचीत होती है तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा क्रिस्कोग्राफ है, इस क्रिस्कोग्राफ को के आधार पर जब मैंने चिन्हित किया, देखा, तो मुझे वास्तव में लगा कि पौधों में संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है। अर्थात पौधों में भी संवेदनाएं होती है। अच्छे बुरे के लिए या अच्छा बुरा वातावरण, उनके साथ जो भी हम व्यवहार करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त होता है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा, अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावनाभूति जिस प्रकार सब प्राणियों को होती है उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी होती है। अर्थात पेड़ पौधे भी प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, आनंद होता है, उनमें भी भय होता है, सुख दुख होता है, कभी वो मूर्छित भी होते हैं। ये सारी उत्तेजनाएं जो है वो जिस प्रकार एक व्यक्ति में होती है उसी प्रकार सारी उत्तेजनाएं इन पेड़ पौधों में भी होती है। ये जगदीश चंद्र बोस ने कहा था, जेसी बोस ने कहा था। तब उन्होंने कहा, सर आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी। अर्थात उस समय तो प्रकृति को एक कविता के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन होता था, लेकिन प्रकृति की जो संवेदनशीलता है उसका वर्णन बोस ने ही व्यक्त किया था। एक संत को मैं कभी जानता था जो कोई फूल नहीं तोड़ते थे। एक साधु थे, वो कभी फूल नहीं तोड़ते थे और कहते थे गुलाब के पौधे से मैं उसका सौंदर्य अभिमान कैसे छीन। अर्थात गुलाब, कुछ लोग जो है वो पेड़ पौधे फूलों को तोड़ करके उसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग लेते हैं, लेकिन वो संत कहता था कि गुलाब का पौधा है और इसके फूल को मैं तोड़ लूंगा तो इसका सौंदर्य छीन जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता। यानी उनकी जो भावना है उस फूल के प्रति कितनी सुंदर थी। अपनी उद्दंडता से उसे विवस्त्र करके उनके आत्मसम्मान को धक्का कैसे पहुंचाऊं। उनके उन सहानुभूति शब्दों को आपके आविष्कारों ने अक्षरश यथार्थ सिद्ध कर दिया। अर्थात उस महात्मा ने जो कहा था कि ये जो इस पौधे को, यदि पौधे से जब मैं फूल को तोड़ूंगा तब फूल का सौंदर्य छिन जाएगा और इसका जो आभूषण है वो छिन जाएगा, इसलिए मैं इसके ईमान को, इसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। और वास्तव में आपके आविष्कारों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ये बात सही है कि पेड़ पौधों में ये भावनाएं होती है। कवि सत्य से अंतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब ढंग से उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कवि जो है वो बात कहता है अपनी भावनाओं से युक्त होकर के, लेकिन विज्ञान क्या करता है, विज्ञान अगर ये चाहता है कि पेड़ पौधों में वास्तव में संवेदनाएं हैं तो विज्ञान उसमें प्रयोग करेगा। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर क्रिस्कोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो। अर्थात क्रिस्कोग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ पौधों में कौन कौन सी भावनाएं होती है। कृतज्ञता पूर्वक मैंने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और विदा ले ली। मैंने कहा कि बिल्कुल सर, मैं एक दिन आपके पास आऊंगा और आपका जो ये प्रमाण है, आपके जो क्रिस्कोग्राफ का जो ये चमत्कार है वो मैं अवश्य ही देखूंगा। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और वे अब कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना कर रहे हैं। जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तब मैं उससे उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। योगानंद कहते हैं मैं भी वहां गया। सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर उधर घूम रहे थे। बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था। विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को देखकर मैं मुग्ध हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि वास्तव में लोग कितने समर्पित हैं। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। कमलों से भरे एक जलकुंड के पीछे स्थित मसालधारी स्त्री मूर्ति के लिए अवर प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। यानी वहां का जो
इंस्टीट्यूट बना था, बोस इंस्टीट्यूट। बोस इंस्टीट्यूट का वातावरण कैसा था, वहां की सुंदरता कैसी थी, उसके बारे में कहते हैं। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्मा को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। एक उद्यान वहां और बना हुआ है, बाग है, उस बाग में ब्रह्मा जी का मंदिर है। मंदिर में मूर्ति विहीन रिक्त स्थान ईश्वर की निराकारता को सूचित करता है। वो मंदिर है लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि ईश्वर की निराकारता को मानते हैं। इस उद्घाटन के महान अवसर पर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वे सीधे किसी अंत्य प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से निसर्ग हो रहा हो। जब वो भाषण दे रहे थे तो उनकी भाषा से ऐसा लग रहा था कि कोई ऋषि है, वो ऊपर से आवाज पकड़ करके, अर्थात उनके मुख से कोई देववाणी हो रही हो। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। उनका ये भाषण था। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गई। अर्थात जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो सारे के सारे लोग शांत होकर के उनकी बात को सुनने लगे। अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया। मैंने जब देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही है और स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं, यानी महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस कह रहे हैं कि मैं विज्ञान के प्रति किस प्रकार झुक गया, क्योंकि जब मैंने प्रयोग करने शुरू किए और अजीबोगरीब जो परिणाम आने लगे, उन परिणामों के प्रति मेरा रुझान बढ़ता गया और मेरी जो इच्छा बढ़ती गई और मैं आगे से आगे बढ़ता गया, तब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन से विज्ञान में पहुंच गया। मैंने देखा निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था, वे तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव से पुलकित हो रहा था। यानी उन्होंने देखा कि जैसे पेड़ पौधों को देखा, प्रकृति को देखा, यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि पत्थर जो है, हमारे जो प्रकृति के पत्थर है, ये भी प्रतिक्रियाएं करते हैं, इनमें भी भावनाएं होती है। देखने वाला चाहिए। सब में एक समान प्रतिक्रिया धातु, वनस्पति, प्राणी को एक ही सामान्य नियमों से बांधती प्रतीत हुई। वे सब थकान और खिन्नता का तत्वतः एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे। यानी सारे पेड़ पौधों को जब मैंने देखा, प्रकृति को देखा, तो समान रूप से कोई न कोई प्रतिक्रिया उनमें जरूर हो रही थी, जिसमें तरोताजा और हर्षोत्फुल्ल होने की संभावनाएं बनी रहती थी। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रियाहीनता होने के कारण में भी प्रदर्शन में भी एक समान थे। सभी विराट समन्वय से विस्मय होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों के परिणामों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा। अर्थात मैंने जो जगदीश चंद्र बोस कहते हैं कि मैंने जो परिणाम लिए थे, अर्थात मैंने जो प्रयोग किए थे, वो प्रयोग मैंने मेरी जो रॉयल सोसाइटी थी उस रॉयल सोसाइटी के सामने रखे और वहां उपस्थित प्रकृति विज्ञानियों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण करने के बदले उस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंधान को सीमित रखने की सलाह दी, जिसमें मेरी सफलता का भरोसा था। अर्थात उन्होंने कहा, यानी वहां पर जो उपस्थित प्रकृति वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ये जो वो प्रकृति पर अतिक्रमण करने के बजाय, यानी आप अपने इस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक आप रहो, क्योंकि आगे आप इसमें नहीं, पदार्थ विज्ञान में आगे बढ़ो। मैंने अनजाने में एक परिचित जाति व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया। अर्थात मैंने क्या देखा कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपको यहीं तक सीमित रहना है, लेकिन मैं उस सीमा को लांघ गया और शिष्टाचार युक्त मैंने उस सीमा को लांघ करके और आगे बढ़ता गया। वहां अनजाने में एक धर्मशास्त्री पूर्वाग्रह में भी कार्यरत था, जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रश्नातीत मानता है। अर्थात वहां पर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, अर्थात उनमें ईर्ष्या की भावनाएं भी थी। यह प्राय भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहस्य में घेर रखा है, उसी ने प्रश्न करने और समझने की इच्छा भी हमें प्रतिस्थापित कर दी है। यानी वो लोग जो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, वो ये नहीं जान रहे थे कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, जिस ईश्वर ने हमें जिज्ञासा प्रदान की है, वह ईश्वर हमारी जिज्ञासा को भी शांत करेंगे। अनेक वर्षों तक लोगों की गलत फहमियों का शिकार बनते रहने से एक बात मेरी समझ में आ गई कि विज्ञान के उपासक का जीवन अनिवार्य रूप से अनंत संघर्षों से भरा होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। जो व्यक्ति विज्ञान नहीं, जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति समर्पित है या किसी अच्छाई के प्रति समर्पित है, उसका जीवन हमेशा संघर्षमय होता है। उसे लाभ और हानि, सफलता विफलता को एक समान मानते हुए अपने जीवन के
प्रेम श्रद्धायुक्त अर्घ्य के रूप में अर्पण करना पड़ता है। अर्थात एक व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति समर्पित होता है, अच्छा काम करने के प्रति समर्पित होता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे हानि और लाभ की तरफ, सफलता विफलता की तरफ ध्यान नहीं देकर के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कालांतर में विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक सोसाइटियों ने मेरे सिद्धांतों और निष्कर्षों को स्वीकार करके विज्ञान में भारत के योगदान को मान्य किया। कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा और विज्ञान के नए नए प्रयोग आने लगे, तब उन सोसाइटियों ने मेरे द्वारा जो सिद्धांत किए थे और मैंने जो निष्कर्ष निकाला था, वो सारे के सारे सिद्धांत और निष्कर्ष से खरे उतर रहे थे और उन लोगों ने मेरी बातों को स्वीकार किया। जो कुछ भी हो या जो कुछ भी छोटा या सीमित हो, वह क्या भारत के मन को काफी तृप्त कर सकता है। एक अखंड जीवंत परंपरा और पुनर्यौवन प्राप्त करने की एक जीवन प्रद शक्ति के द्वारा इस भूमि में अगणित परिवर्तनों में बार बार अपना कायाकल्प किया है। भारत में सदाई ऐसे लोग उत्पन्न होते आए हैं जिन्होंने समय के तात्कालिक और मोहक पुरस्कार को ठुकरा कर जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का प्रयास किया। अर्थात भारत में इस प्रकार की आत्माएं यहाँ पर जन्म लेती रही है जो अपने स्वार्थों के प्रति नहीं, स्वार्थों के प्रति या स्वार्थी होकर के इस प्रकृति का दोहन नहीं किया, प्रकृति के प्रति समर्पित होकर के, और उन्होंने लोगों को प्रकृति के प्रति आकर्षित होने के लिए प्रेरित भी किया है। एक रमणीय परित्याग के द्वारा नहीं किया, वरन कर्मठ कठोर संघर्ष के द्वारा उन्होंने किया है। संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त नहीं कर पाने के कारण त्यागने के लिए भी कुछ नहीं होता। अर्थात एक व्यक्ति जब संघर्ष नहीं कर पाता है तो वह एक दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल व्यक्ति है वो क्या छोड़ सकता है? अर्थात वह छोड़ने को भी नहीं, अर्थात वह अपनी पटरी से फ्लॉप हो जाता है। जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त की हो, वही केवल संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में, जिन्होंने कोई सिद्धांत का पालन किया है और उस सिद्धांत पर उन्होंने विजय हासिल की है, तो वही व्यक्ति प्रकृति को कुछ दे सकता है। इस बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया, अब तक किए गए और किए जा चुके कार्य से और वनस्पति जीवन के अप्रत्याशित तथ्य सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खुल गए। अर्थात बोस प्रयोगशाला में जो प्रयोग हुए थे, उन प्रयोगों के आधार पर प्रकृति के प्रति ही नहीं, वरन विभिन्न प्रकार की, जैसे चिकित्सा है, कृषि है, मनोविज्ञान है, प्रकृति विज्ञान, सारे विज्ञानों के क्षेत्र खुल गए थे। लोगों की जो इच्छा है, रुझान है, वो विज्ञान के प्रति समर्पित हुआ। जिन उलझनों के बारे में अब तक ये माना जाता था कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, वे भी अब प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक अन्वेषण के कार्य क्षेत्र में, इस प्रयोगशाला में जब वैज्ञानिक या जैसे जगदीश चंद्र बोस की का अनुकरण करके लोगों ने ये जाना कि वास्तव में जिन चीजों को हम नहीं मानते हैं, अर्थात जिन चीजों को हम अनसुलझा मानते हैं, उनको भी सुलझा सकते हैं, उन पर भी अन्वेषण किया जा सकता है। परंतु कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति कठोर, देखिए यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी बात बनती है। जब एक विद्यार्थी कठोर मेहनत करता है, दिन रात अपने मेहनत करता रहता है, प्रत्येक चीज को अक्षरश पढ़ता है, तो उस व्यक्ति को या उस विद्यार्थी को सफलता क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए प्रवेश कक्ष में अपने अपने केस में रखे गए मेरे द्वारा आविष्कृत अति संवेदनशील उपकरणों और वैज्ञानिक यंत्रों की लंबी लंबी कतारें लगी है। वे दृश्यमान आवाज के पीछे छिपे सत्य को खोजने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक अनवरत प्रयत्न की, वे मानव के सीमित सामर्थ्य की परिसीमाओं को लांघने के लिए आवश्यक अविराम कठोर परिश्रम, लगन, उद्योगशीलता के साथ गाथा सुनाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो मैंने ये उपकरण रखे हैं अपनी प्रयोगशाला में, ये सभी जो है विभिन्न प्रकार का संघर्ष झेल करके और एकदम शुद्ध होकर के, परिष्कृत होकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। अर्थात इनके पीछे बहुत बड़े महान वैज्ञानिकों का पसीना और महान वैज्ञानिकों का मस्तिष्क है, वो समर्पित है। सभी आविष्कारक वैज्ञानिक जानते हैं कि वास्तविक प्रयोगशाला तो मन है, जहां वे माया के पर्दे के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं। यहाँ जो लेक्चर दिए जाएंगे वे किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, आपको जो व्याख्यान यहाँ पर दिया जाता है, वो किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है, बल्कि स्वानुभूत ज्ञान की बौछार है। स्वानुभूत ज्ञान को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उनमें इन कक्षों में प्रथम बार सिद्ध किए गए नए आविष्कारों का ज्ञान दिया जाएगा। इस संस्था के कार्य विवरण के नियमित प्रकाशन द्वारा भारत के योगदान समस्त विश्व तक पहुंच जाएंगे और वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे।
कभी भी किसी भी बात का पेटेंट नहीं लिया जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि जब कोई देश किसी चीज का आविष्कार करता है तो वो पेटेंट बना लेता है, लेकिन ये कहते हैं कि हम किसी प्रकार का कोई पेटेंट नहीं लेंगे। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार यही है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाभ के लिए करने की संस्कृति हिंसा से सदैव दूर रहना चाहिए। अर्थात हमारा जो ज्ञान है वो हमारा ज्ञान हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, अर्थात सभी संस्कृति के लिए, अर्थात सार्वजनिक है। और मेरी यही इच्छा है कि इस संस्था की सुविधाएं जहां तक संभव हो सके सभी देशों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो। ये उनका भाषण था कि यहाँ पर एक आदमी केवल भारत का नहीं, विदेश में भी अगर कोई आध्यात्मिक आत्मा है या कोई वैज्ञानिक है, अगर कोई अनुसंधान करना चाहता है तो उसका भी यहाँ पर स्वागत है। इसमें अपने देश की सीमाओं को आगे चलाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। 25 शताब्दियों पूर्व भी भारत नालंदा और तक्षशिला के अपने प्राचीन विश्वविद्यालय में विश्व के सभी हिस्सों से आते छात्रों के ज्ञान प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराता था। यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे। यह नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि 10,000 अध्यापक थे और लाखों की संख्या में विद्यार्थी थे। विदेशों से यह विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। वहां पर हर तरह का विज्ञान से संबंधित, धर्मशास्त्रों से संबंधित, तर्कशास्त्र से संबंधित हर तरह का पठन पाठन हुआ करता था। विज्ञान ने तो पूर्व का है न पश्चिम का, बल्कि अपनी सार्वलौकिकता के कारण सब देशों का। विज्ञान कोई पूर्व पश्चिम का नहीं है, विज्ञान तो सार्वलौकिक है, अर्थात हर जगह वैज्ञानिक हो सकता है। परंतु फिर भी भारत इसमें महान योगदान के लिए एक विशेष रूप से योग्य है। भारतीयों की ज्वलंत कल्पना शक्ति तो ऊपर ऊपर परस्पर विरोधी लगने वाले तथा तथ्यों की गुत्थी से भी नया सूत्र निकाल सकती है, परंतु एकाग्रता की आदत ने इसे रोक रखा है। संयम मन को अनंत धीरज के साथ सत्य की खोज में लगाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। उस महान वैज्ञानिक के अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छलछला उठी, अर्थात अनंत धीरज के साथ सत्य की खोज में। सत्य को यदि हमें पाना हो या यदि हम सत्य की खोज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यानी हमें अनंत धैर्य रखना होगा। अनंत धैर्य के बिना अर्थात व्यक्ति है वो अपने सत्य तक नहीं पहुंच सकता, अपना प्रयोग सिद्ध नहीं कर सकता। धीरज ही क्या है, सचमुच भारत का पर्यायवाची शब्द नहीं बन गया है। यह धीरज जो है जिसे काल और इतिहासकार दोनों को ही समान रूप से अचंभित कर रखा है। धीरज अर्थात धैर्य जो है वो हमेशा परीक्षा लेता है व्यक्ति की। जो व्यक्ति धैर्य रखने में खरा उतरता है वह व्यक्ति महान होता है। उद्घाटन दिवस के थोड़े दिनों बाद में उस अनुसंधान केंद्र में फिर से गया। उद्घाटन पर उन्होंने भाषण देखा, उसके बाद वो फिर और गए। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ को अपने वचन का स्मरण था। वे मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। मैं इस फर्न के पौधे को क्रिस्कोग्राफ लगाता हूं, अर्थात उन्होंने जो यंत्र बना रखा था, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर क्रिस्कोग्राफ के माध्यम से आपको कुछ बताता हूं। अब वो प्रयोग में लग जाते हैं और वो कहते हैं कि इसकी गतिविधियों का अनेक गुना परिवर्तित चित्र उभरेगा। इसी मात्रा में यदि घोंघे के रेंगने की क्रिया को परिवर्तित किया जाए तो घोंघा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह गति करता चलता दिखाई देगा। मेरी दृष्टि उत्सुकतावश पर्दे पर हुई थी जहां फर्न की परिवर्तित छाया दिख रही थी, अर्थात पौधा बढ़ता है। जैसे हम देखते हैं पौधे को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो उन्होंने कहा क्रिस्कोग्राफ में हम पौधे को बढ़ते हुए देख सकते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म जैव क्रियाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरी मंत्रमुग्ध आंखों के सामने वे फर्न का पौधा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था। बोस महाशय ने पौधे की नोक को धातु की एक छोटी सी छड़ से छुआ और पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य हठात रुक गया। अर्थात जब उन्होंने धातु से उस फर्न के पौधे को छुआ तो एकदम पौधा रुक गया, अर्थात पौधे में वो क्रिया हुई। जैसे ही छड़ हटाई वैसे ही वह लयबद्ध थिरक कर पुनः शुरू हो गया। तुमने देखा कैसे तनिक सी बाह्य हस्तक्षेप संवेदनशीलता या उद्योगों के लिए बाधक है। बोस महाशय ने कहा कि देखो, जब मैंने थोड़ी सी इस छड़ी लगाई उस पौधे की छड़ी लगाते ही पौधा रुक गया। बोस महाशय ने, देखो मैं इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा, अर्थात एक जो अम्ल या जो है पदार्थ है वो दूंगा और फिर उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि भी। क्लोरोफॉर्म गैस है
वो क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे, क्लोरोफॉर्म रखेंगे और फिर वो उसकी प्रभाव को नष्ट करने का की औषधि भी देंगे। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने विकास को पूर्णतः रोक दिया, अर्थात क्लोरोफॉर्म रखते ही या क्लोरोफॉर्म का प्रभाव वहां देते ही पौधे का विकास रुक गया। उसका प्रभाव नष्ट करने वाले औषधि ने पुनः उसे शुरू कर दिया। जब उन्होंने एक इस प्रकार की दवाई दी या उस प्रकार की कोई औषधि दी जिससे उसका प्रभाव नष्ट हो गया, क्लोरोफॉर्म का प्रभाव नष्ट हुआ और नष्ट होते ही पौधा फिर से वृद्धि करने लगा। पर्दे पर दिखने वाले विकास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता के साथ जकड़ रखा था। बोस महाशय ने उस फर्न के एक हिस्से में एक तीक्ष्ण जार घुसा दिया और आकस्मिक फड़फड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया। अर्थात जब उसने देखा कि वो फर्न का पौधा था, फर्न के पौधे में थोड़ा सा उसने कुछ घुसाया, घुसाते ही पौधे को दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पौधे को दर्द हो रहा है। जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेड से अंशतः काट दिया तब छाया में तीव्र छटपटाहट दिखाई दी। अब जैसे मान लो पौधे की एक छोटी सी टहनी को, पत्ती को काटा, काटने पर भी उन्होंने देखा कि पौधा है वो हिल रहा है, अर्थात पौधा छटपटा रहा है, अर्थात पौधे को दर्द हो रहा है। फिर मृत्यु की अंतिम स्तब्धता में वे शांत हो गए, अर्थात जिस अंग को उन्होंने काटा था वो अंग भी छटपटा रहा था। अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति में संवेदना होती है उसी प्रकार उसमें भी होती है। एक विशाल वृक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म देकर फिर उसका स्थानांतरण करने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली। साधारणतया वनों में या वनों के ये राजा स्थानांतरित करने की कुछ ही दिन बाद मर जाते हैं। उसे जीवन रक्षक युक्ति कौशल का वर्णन करते हुए बोस महाशय अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्मग्राही यंत्रों के रेखाचित्र ने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे में रस संचार प्रणाली होती है। प्राणियों जैसा रस संचार होता है, रक्त संचार होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी रस संचार होता है। जैसे प्राणियों में रक्त संचार होता है वैसे पेड़ पौधों में भी वही रस संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्वागति को केवल कोशिका आकर्षण सदृश किसी यांत्रिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसा कि सामान्यतः प्रयास किया जाता है। क्रिस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया, अर्थात क्रिस्कोग्राफ के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। अब देखिए, पेड़ के अंदर से लंबी गोलाकार नली चलती है जिसमें क्रमिक फ्रतों में से सिकुड़ने वाली लहरें उठती रहती है जो हृदय का काम करती है, अर्थात हमारा जो हृदय है उसी प्रकार वो पेड़ पौधे में भी होता है। हम जितनी ही अधिक गहराई में जाकर देखेंगे उतनी अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता जाता है कि बहुविध प्रकृति के प्रत्येक रूप एक ही सूत्र में बंधा हुआ है, अर्थात प्रकृति के जितनी भी चीजें हैं वो किसी न किसी रूप से परस्पर संबंधित है। यानी प्रकृति में जितने भी जो जैसे हम जितने भी जो सृष्टि देखते हैं, पेड़ पौधों को देख लीजिए या हमारी जो प्रकृति के जो धातु हैं इनको देख लीजिए या जो अन्य जीव हैं उनको देख लीजिए, सारे के सारे एक दूसरे से एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इनका एक न एक कोई न कोई महत्व अवश्य होता है। बोस ने एक यंत्र की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टिन के एक टुकड़े पर कुछ प्रयोग करके दिखाता हूँ। टिन जो होता है धातु, उस पर प्रयोग करके दिखाता हूँ। धातुओं की प्राण शक्ति उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती है। वो तो पौधा था, फर्न का पौधा था। फर्न के पौधे में तो आपने देखा कि वो उसमें जीव है। अब मैं आपको टिन का एक टुकड़ा दिखाता हूँ जिसमें क्या प्रतिक्रिया होती है। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को व्याख्यायित करेंगे। मैं तल्लीन होकर आणविक संरचना की लक्षण स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखाचित्र को देखने लगा। जब प्रोफेसर साहब ने टिन को क्लोरोफॉर्म लगाया तब कंपन लेखन थम गया, अर्थात वहां पर थम गया। धीरे धीरे उस टिन की सामान्य अवस्था लौट आई, तब वह पुनः सुखने शुरू हो गया। अर्थात टिन में भी जो गति हो रही थी वो क्लोरोफॉर्म से एक बार रुक गई और क्लोरोफॉर्म का असर समाप्त करने के बाद पुनः वो अवस्था शुरू हो गई। अब बोस महाशय ने एक विषैला रसायन लगा दिया और टिन के छटपटाते छोर के साथ साथ सुई ने अद्भुत रूप से रेखाचित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी। अर्थात उन्होंने इस प्रकार का विषैला लगाते ही ऐसा लगा कि जो टिन है अर्थात उसमें सुन्न आ गई है, अर्थात वो एकदम अचेत हो गया है। वैज्ञानिक महोदय ने कहा, बोस यंत्रों ने प्रदर्शित कर दिया कि कैंची और मशीनरी में युक्त इस्पात सदस्य धातु भी थकते हैं। बीच बीच में विश्राम मिलने से उन्हें पुनः ताजगी और कार्य क्षमता आ जाती है। अर्थात जो ये मशीनें बनी होती है, इन मशीनों की समय समय पर इनको
विराम देना चाहिए, उनको विश्राम देना आवश्यक है। विद्युत प्रवाह या अति भारी दबाव से धातुओं में जीवन की धड़कन को गंभीर क्षति पहुंचती है और वह धड़कन सदा के लिए भी रुक भी सकती है। उस कक्ष में चारों ओर रखे अथक प्रतिभा युक्त मुखर प्रतीक असंख्य आविष्कारों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई, और सर ये दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास को गति नहीं दी जा रही है। इनमें से कुछ यंत्रों को त्वरित प्रयोगों में प्रयुक्त कर खाद के विभिन्न प्रकारों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी मैंने देखा। यह देखना क्या सहज संभव नहीं हो सकता। तुम ठीक कह रहे हो, भावी पीढ़ियां बोस यंत्रों को अगणित प्रकारों से प्रयोग में लाएगी। वैज्ञानिक को उसके परिश्रम का तत्काल पुरस्कार कदाचित ही मिलता है, अर्थात वैज्ञानिक जो है वो परिश्रम करता है और उसका जो पुरस्कार है वो कदाचित ही मिलता है। सृजनात्मक सेवा का आनंद ही उसके लिए पर्याप्त है। उस अदम्य ऋषि के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर मैंने उससे विदा ली। मैंने सोचा उनकी अद्भुत प्रतिभा का विस्मयकारी उर्वरता क्या कभी विशेष हो सकती है, अर्थात उन्होंने जो ये परिश्रम किया है, उनके द्वारा जो काम किया गया है, क्या ये फलीभूत होगा। बढ़ते वर्षों के साथ उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई। यानी रेजोनेंट कार्डियोग्राफ नामक एक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बोस महाशय असंख्य भारतीय पेड़ पौधे विस्तृत अनुसंधान में लग गए। रेजोनेंट कार्डियोग्राफ का आविष्कार करके किसी को कल्पना भी नहीं लगी थी ऐसी उपयुक्त औषधियों की एक विराट बेसस तालिका तैयार हो गई, अर्थात पेड़ पौधों से इस प्रकार की औषधियां तैयार हो गई। कार्डियोग्राफ ऐसी अचूक सटीकता के साथ तैयार किया गया कि उससे 1 सेकंड का शतांश तक रेखाचित्र अंकित किया जाता या हो जाता है। इस प्रकार का वो कार्डियोग्राफ था। पेड़ पौधे, प्राणी एवं मानव शरीर की संरचना के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्पंदन भी ये कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है। यानी कार्डियोग्राफ जो है वो हृदय की धड़कन से संबंधित एक यंत्र है जिसमें प्रत्येक अर्थात शरीर में जो भी हलचल होती है उन सभी का अंकन इसमें होता है। उस महान वानस्पति शास्त्रज्ञ ने भविष्यवाणी की कि वैद्यकीय अनुसंधान के लिए प्राणियों के अंग छेदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधों के अंग छेदन से ही काम चल जाएगा। किसी औषधि के पौधे और प्राणी पर एक साथ प्रयोग किए गए परिणामों के अंकन से साफ पता चलता है कि उन दोनों पर औषधि के प्रभाव में आश्चर्यजनक समानता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य में जो कुछ भी है उन सब का पूर्वाभास पेड़ पौधों में विद्यमान है। हाँ, तो आगे देखिए, अगले में लेखक लिखते हैं कि वनस्पति जगत पर प्रयोग प्राणियों और मानवों की यातना को कम करने में योगदान देंगे। अर्थात आदमियों की जो प्राणियों की यातना है, अर्थात आदमियों का जो संघर्ष है व्यक्तियों का, वो कम होगा। कई वर्षों बाद बोस महाशय के पथ प्रदर्शक वनस्पति आविष्कारों की अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1938 में किए गए शोध कार्य की जो वार्ता थी द न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्नलिखित रूप से प्रकाशित हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा गया था कि गत कतिपय वर्षों में निर्धारित हो चुका है कि जब मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच तंत्रिकाएं संदेश वहन करती है तब छोटी छोटी विद्युत तरंगें निर्माण होती है। अर्थात यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इन विद्युत तरंगों को सूक्ष्मग्राही विद्युत अर्थात विद्युरामापी यंत्रों द्वारा मापा गया। आधुनिक परिवर्धन यंत्रों से इनका लक्ष गुणा परिवर्तन किया गया। मानव या जीवित प्राणियों की तंत्रिका तंतुओं में प्रवाहित होने वाली इन तरंगों का अध्ययन करने का कोई संतोषजनक तरीका इनकी अत्यंत तीव्र गति के कारण अब तक ढूंढा नहीं जा सका था। डॉक्टर के.एस. कॉल और डॉक्टर H.J. कर्टिस ने जानकारी दी कि उन्होंने इस बात को खोज निकाला है कि साधारणतया घरों में मछली पात्रों में डाला जाने वाला पौधा होता है जिसे निटेला कहते हैं, जिसमें एक लंबी कोशिका होती है। उसकी कोशिका में और तंत्री कोशिकाओं में पूर्णतः समानता है, कोई भी भिन्नता नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया कि निटेला पौधे के तंतुओं को उत्तेजित किए जाने पर विद्युत तरंगें निर्माण करते हैं जो केवल गति को छोड़कर अन्य सभी दृश्यों, प्राणियों, मानव के तंत्री तंतुओं में निर्माण होने वाली विद्युत तरंगों के समान ही होती है। इस पौधे के तंतुओं की विद्युत तरंगें प्राणियों के तंतुओं की विद्युत तरंगों से कहीं धीमे चलती देखी गई। इसलिए तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत तरंगों के प्रवाह के मंद गति चलचित्र लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने
इस आविष्कार को तुरंत उपयोग में लिया। अर्थात इस प्रकार न्यूटेला पौधा मन और स्थूल जगत के सीमा क्षेत्र के गुप्त रेशियों की गूढ़ लिपि का अर्थ जानने में एक प्रकार से रोसेटा पत्थर की भूमिका अदा करता है। अर्थात न्यूटेला पौधा है वो मानव की बहुत सारी समानताओं से समानता रखता है, बहुत सारी जो समानताएं हैं उनमें, तो उसके माध्यम से हम मानव की भावनाओं को जान सकते हैं। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के इस आदर्शवादी वैज्ञानिक के अंतरंग मित्र थे। उन्होंने कविवर के लिए क्या पंक्तियां लिखी थी? उन्होंने लिखा था, हे तपस्वी डाको तुम्ही सामंत्रे जलद गर्जने उत्तिष्ठ विबोधते डाको शास्त्राभिमानी पंडितेर पंड तर्क हते सुबृहत विश्वतले डाको मूढ़ दंभी केरे डाको तरे। अर्थात ये उसमें बांग्ला में है। शिष्य दले एकत्रे डाक तारा होम हुताग्नि घिरिया बार बार ए भारत अपनाते असूक फिरिया निष्ठाय श्रद्धाय ध्याने वसूख अप्रमत्त चिते लोभहीन द्वंद्वहीन शुद्ध शांति गुरु वर वंदिते। अर्थात हे तपस्वी, साम मंत्रों की जलद गंभीर गर्जना से पुकारो उठो जागो, शास्त्राभिमानी जनों कुतर्कों से आहत बुद्धि पंडितों को पुकारो, उन्हें बेकार तर्कों का त्याग करने को कहो, उन मूढ़ दंभियों को इससे सुविस्तृत संसार में आने की प्रेरणा दो, अपने शिष्यों का भी आह्वान करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ देवी के चारों ओर एकत्रित हो, जिससे हमारा भारत, हमारा प्राचीन देश सच्चे स्वरूप को पुनः प्राप्त कर और कर्तव्य निष्ठा श्रद्धा ध्यान में अप्रमत्त चित्त होकर लोभहीन द्वंद्वहीन शुद्ध और शांत बनकर विश्व गुरु के आसन पर एक बार फिर से अधिष्ठित हो। अर्थात हमें अपने भारत के प्रति बहुत अधिक समर्पित होकर के काम करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश है वो एक बहुत अच्छा हो। अब देखिए इसके प्रश्न। प्राध्यापक महोदय के अनुसार मार्कोनी से पहले वायरस का आविष्कार किसने किया? आपको बताइए, सर जगदीश चंद्र बोस ने। वनस्पति जगत के जीवन की अविभाज्य एकता तथा गति दर्शाने यंत्र का नाम लिखिए, क्रिस्कोग्राफ। बोस के क्रिस्कोग्राफ की क्या विशेषता थी वो लिखना है। पौधे से फूल तोड़ने पर संत की क्या प्रतिक्रिया रही? योगानंद जी ने जगदीश चंद्र बोस के सामने क्यों व्यक्त किया? अर्थात संत है वो फूल इसलिए नहीं तोड़ना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि गुलाब के पौधे का फूल तोड़ करके मैं उनके सौंदर्याभिमान को नष्ट नहीं कर सकता, उनकी भावनाओं को आहत नहीं कर सकता। ऋषि तुल्य वैज्ञानिक बोस के व्यक्तित्व का वर्णन करना है। उनके कैसे थे, जैसे लंबे केश, विस्तीर्ण ललाट, वो पूरा व्यक्तित्व वर्णन करना है। बोस इंस्टीट्यूट की कलात्मकता और आध्यात्मिकता को अपने शब्दों में लिखना है। बोस इंस्टीट्यूट में कैसा था, वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं थी। प्रयोगशाला उद्घाटन अवसर पर बोस द्वारा व्यक्त विज्ञान विषय उदात्त विचारों को लिखना है। ये हैं प्रश्न। निश्चित रूप से आप ये होमवर्क करके और इस होमवर्क को अपने अध्यापक जी के पास जांचने के लिए भी भेजेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।